स्वागत है आपका सत्यम क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इसके पहले घातांक, लॉग, अनुपात, समानुपात इतने चैप्टर्स को खत्म कर दिया है। तो इसलिए हमारा ये जो चैप्टर है वो 5वां नंबर का चैप्टर है। क्लियर? पहला चीज तो ये क्लियर। और ये समुच्चय का पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि समुच्चय होता क्या है, जो कि आपके हर साल कम से कम 2 नंबर का पूछा जाता है ना? तो समुच्चय होता क्या है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों उसको हम पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो देखो, जैसा कि समुच्चय से तो कम लेकिन इसके इंग्लिश वाले वर्ड से हम लोग ज्यादा परिचित हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? सेट। सेट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं तो जो लड़कियां होती हैं उनका देखो, जो लड़कियां क्या आजकल के तो ये फैशन है, खास करके लड़कियों को देखो कि उस फैशन के दौर में, जो फैशन है हमारा, उस फैशन के दौर में अगर देखोगे तुम, तो तुम्हें सेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चलेगा। सेट इन द की मान लो कि जिस कलर का उनका कपड़ा है ना, जिस कलर के कपड़े होते हैं उसी कलर के उनके अदर थिंग्स, जैसे लाइक सैंडल या और चीजें बहुत कॉम्बिनेशन करके चलती हैं, है ना? तो इसी को बोलते हैं सेट होना। मतलब एक दूसरे के साथ सेट होना, मैचिंग इन द सेंस, आप मैचिंग के नाम से जानते हो। अब इसे मैथमेटिक में सेट क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं अगर कहूं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिख दीजिए, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 आपने लिख दिया, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। तो ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, मैंने जो वर्ड बोला, यही है एक सेट। मतलब 5 प्राकृतिक संख्याओं का सेट, समुच्चय, हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो सम भी होना चाहिए, प्राकृतिक भी होना चाहिए, यानी 2 4 6 8 10। अब इसको जो बंदा देखेगा तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि ये प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। अगर मैं ऐसे एक साथ लिख दूं इनको, तो इसको क्या कहेगा? वो कहेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सम प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। चलिए, अब इसी के बेस पे आप बताइए ये क्या लिखा गया है, इसको कैसे आप बोलोगे? ए ई आई ओ यू, ठीक है ना? तो आपने क्या देखा कि ए ई आई ओ यू, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, सर ये तो अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल हैं, ठीक है ना? वॉवेल हैं, ठीक है। तो इस चीज से आपको पता चला कि ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल का सेट है। समझ में आई बात? तो मतलब सेट का मतलब होता है समुच्चय। सेट मतलब होता है कि किसी भी चीज का डेफिनिट चीज पता होना, डेफिनिट यानी लास्ट लिमिट और फर्स्ट लिमिट डिसाइड होना। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो हमारे घरों में होता है ये, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल में चाय का सेट है, या कह सकते हो टी सेट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी सेट, है ना? ऐसे आपके घरों में एक होता है सोफा सेट, तो सोफा सेट भी होता है। ऐसे होता है बेड सेट। अब बेड सेट में बहुत सारी चीजें, जैसे आपके तकिया हो गया, बेड का कवर हो गया, और भी जो पिलो हो गया, तकिया हो गया, मतलब कवर हो गया, ये सब क्या है? ये सब के सब चीजें सेट हैं। मतलब अब मैं बात करूं, अगर ध्यान से समझेगा, मैं सोफे के सेट में चाय क्यों मिला नहीं सकता? बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और बेड के सेट में भी चाय के सेट को मिला नहीं सकता। मतलब ऐसा थोड़े ना है कि हम बेड के सेट के साथ आपको चम्मच दे दिए, है ना, चद्दर के साथ चम्मच दे दिए, चद्दर के साथ चम्मच नहीं, चद्दर के साथ हम प्लेट दे दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आप एक्चुअली में जब भी दुकान पे जाते होगे तो आपको इस कप प्लेट के साथ ही चम्मच या तस्तरी, जो चीजें आपको दिख रही हैं, केतली, ये सब भले आपको कहता होगा दुकानदार, ऑफर करता होगा, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि केतली खरीदने के साथ साथ आपको कह दे कि भैया ये चद्दर ले जाओ? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सेट में नहीं है, ठीक है ना? तो यही प्रोसेस है कि सेट का मतलब होता है, अपने दिमाग में आप लोग सेट कीजिए, सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड। जो चीज डिफाइन नहीं होती है, डेफिनिट नहीं होती है, उसको हम सेट में लिख नहीं सकते हैं। अब दूसरी चीज समझिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके हैं। ये जो चीजें आपने देखा, इसको सेट को मान लिया मैंने, उस सेट का नाम ए है, इस सेट का नाम बी है, इस सेट का नाम सी है,
तो ये मैथमेटिकली किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो हमने 2-3 चीज जानी। एक तो जाना हमने सेट क्या होता है, जैसे टी सेट, सोफा सेट, बेड सेट। दूसरा हमने जाना कि सेट का मतलब होता है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी उसके बारे में हम पूरी अच्छी तरह से बात कर सकें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं आपसे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि वो सेट है या नहीं। अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल में, ठीक है, कि हथेली पर ध्यान से सुनिएगा, हथेली पर बालों का समुच्चय, हथेली पर बालों का समुच्चय। तो आपको यह बताना है कि यह परिभाषित है या नहीं, या वेल डिफाइन है या नहीं। अगर परिभाषित है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि यह परिभाषित है। अगर नहीं है तो आप लिख के बताइए परिभाषित नहीं है। तो इतनी सी चीज आपको बतानी है दोनों को कि परिभाषित है या नहीं। ठीक है ना। तो पहला दिया गया है हथेली पर बालों का समुच्चय, तो यह परिभाषित नहीं है, इसलिए इसका समुच्चय आप कभी बना ही नहीं सकते हो। ठीक है ना। ये निल सेट के अंदर आता है, मैं ये चीज बताऊंगा आगे चल के, नल सेट बोलते हैं उसे। फिर आपसे कहा जाए सिर पर बालों का समुच्चय, सिर पर बालों का समुच्चय, तो ये बिल्कुल परिभाषित है ना। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि सींग वाले घोड़ों का समुच्चय, सींग वाले घोड़ों का समुच्चय, तो ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर मैं बोलूं आपसे कि कह सकते पूंछ वाले मनुष्यों का समुच्चय, तो ऐसे तो कोई मनुष्य हमने देखा ही नहीं। पूंछ वाले मनुष्यों का समुच्चय, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये परिभाषित नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से अब जैसे अगर मैं बोलूं हमारे देश के प्रधानमंत्री का समुच्चय, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भैया ये तो परिभाषित है, क्योंकि इसका नाम भी हमें पता है। वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय, तो वो भी हमें पता है। ठीक है। तो इस तरह से समुच्चय जो होता है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हो समुच्चय को वेल डिफाइन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिखता हूं प्रथम प्रथम 3 विषम संख्याओं का समुच्चय, क्या मैंने बोला, प्रथम 3 विषम संख्याओं का समुच्चय, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे, ध्यान से समझिएगा, आप इसको लिखोगे, मान लो आपकी वो, हम उसको ए से लिखेंगे। ठीक है। तो 3 विषम संख्याएं लिखनी है, तो पहली क्या हो गई आपकी 3 विषम, या विषम के साथ आप ये भी लिख लो, जैसे आपकी हो गई 1 3 5, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगर मैं दे दूं दूसरा, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या लिखा गया है, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू, अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, या कह सकते हो दूसरी भाषा में कि जिसके कोई गुणन जो किसी और से ना कटे, है ना। तो इसमें जो होता है वो आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, तो ये हो गया प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूं प्रथम 5 या कह सकते हो 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप कैसे लिखोगे, a इज इक्वल टू, मतलब किसी भी चीज से a b c d जैसे भी आपका मन करे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। और एक चीज ध्यान दीजिएगा नोट डाल के, कि इसी समुच्चय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 7 8 9 10 1 2 3, मतलब सीक्वेंस चाहे जो हो हमसे उससे डिफरेंस नहीं माना जाता है, वो सेट का सेट होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भले ही इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपको पूरी तरह से हिंदी में समझाऊंगा। अगर आपको हिंदी में लिखना होगा तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ एक टेबल है। इस वाले चित्र में यहाँ एक टेबल है और टेबल के चारों तरफ क्या लगी हैं, कुर्सियां लगी हैं। तो ये क्या होगा, ये जो कुर्सियां लगी हैं और जो टेबल है ये टेबल का सेट हो गया, यानी टेबल के साथ ही ये कुर्सियां हमें मिली हैं। ठीक है। अब देखो सेट के बारे में यहाँ थोड़ी सी डिफिनीशन दी गई है। अ सेट इज एनी कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है बच्चा समूह। तो आप हिंदी में लिख सकते हो एक समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, समूह होता है या कलेक्शन होता है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट्स का, स्पेसिफाइड इन सच अ वे, जो किसी एक तरह से स्पेसिफाइड हो, जिसके बारे में कुछ बताया गया हो, दैट वी कैन डिटरमाइन वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज और इज नॉट इन द कलेक्शन। तो सेट जो होता है वो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्टों का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जो कि एक तरीके से स्पेसिफाइड किए गए हों, और उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो एक सेट जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप उसको क्या लिखोगे, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब ये जो सेट तैयार हुआ है, ध्यान से समझिएगा, इस सेट में जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इसमें से 4 जो है, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 इज एलिमेंट, एलिमेंट को ई से लिखते हैं ना, इसलिए इसको ई से लिखे हैं। और हम पढ़ते कैसे हैं, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, जो कि यहां पे लिखा गया है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मतलब ये जो जो भी इस सेट में वस्तुएं पाई जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं इस समुच्चय का। इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं या हम मेंबर ऑफ द सेट कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटेड व्हाइल राइटिंग अ सेट। ये जो नीचे दिए गए बिंदु हैं, इनको नोट करना है जब भी आप किसी भी सेट को लिखते हो। तो देखो क्या लिखा गया, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड। सेट्स जो होते हैं वो डिनोट किए जाते हैं बाय कैपिटल लेटर्स ए बी एस एटसेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हम इसको ए बी सी या जो भी है आप उसको डिनोट कर सकते हो। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने सेट को यहां पे, जैसे हमने लिख दिया कि आपको प्रथम आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश अल्फाबेट के स्वरों का समुच्चय लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, ए से तो आपने रिप्रेजेंट किया। अब स्वर में ए आता है तो कैपिटल ए नहीं लिखना है आपको, ये गलत है। आपको क्या लिखना है, स्मॉल ए। ठीक है। ई आता है तो कैपिटल ई नहीं लिखेंगे, स्मॉल ई, ए ई आई ओ एंड यू। तो इस तरह से हमारे सेट को रिप्रेजेंटेशन का तरीका, जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी डी 2 4 लिखा है, एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे लिखा है मैथ, इस कहीं भी कैपिटल नहीं लिखा गया, सब स्मॉल लिखा गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ सेट, तो पहला दिया गया है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। ठीक है ना, रिक्त समुच्चय। इसे एक और चीज कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, नल सेट के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसे नल सेट के नाम से। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो इम्पटी सेट होता है दोस्तों, ठीक है, इम्पटी सेट अर्थात रिक्त समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है वो होता है आपका कि जिसमें कोई समुच्चय पैदा ही ना हो सके। जैसे जैसे अभी हमने आपको एक एक बताया था कि हथेली पे बालों का समुच्चय, तो ये क्या है, ये रिक्त है। ऐसा समुच्चय हो ही नहीं सकता, ऐसा सेट बन ही नहीं सकता। तो ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी चीज अगर खाली हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि ऐसे लोगों का नाम लिखिए जिनके पास सींग हो, तो ऐसे ऐसा कोई नहीं है। अब सवाल आता है सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखो ऐसे समुच्चय को
ये तो आपको पता है कैपिटल लेटर से लिखेंगे। केवल हम ब्रैकेट बनाएंगे, केवल ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। भैया आपने समझा ना कि रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। तो जब खाली रहेगा तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी तत्व नहीं रहेगा। दूसरी चीज, हम इसे फाई से भी डिनोट करते हैं। नोट डाउन कीजिएगा कि रिक्त समुच्चय या तो, ध्यान से सुनिएगा, या तो आपके खाली ब्रैकेट से लिखा जाएगा या तो फाई से लिखा जाएगा। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय कभी भी, रिक्त समुच्चय कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। ये रिक्त समुच्चय नहीं होता है, क्योंकि अगर हम फाई को अंदर लिख दिए तो इसमें एक एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रिक्त नहीं रह जाएगा। इसीलिए अगर हम लिखेंगे तो केवल ब्रैकेट से या फाई से लिखेंगे और किसी चीज से नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपके सामने अगर ये आ ही गया है तो अब दूसरी भाषा में यहां से एक चीज और समझ लीजिए, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या एक हो। जैसे यहाँ पे फाई देखो, अब बच्चे यही गलती करते हैं, ये एकल सेट है बच्चा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। लोग रट लेते हैं कि फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई कभी ब्रैकेट में नहीं रहेगा, ये नोट डाउन कर लो। रिक्त समुच्चय में फाई ब्रैकेट में नहीं रहेगा। वो जब भी रिक्त समुच्चय में लिखा जाएगा वो डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा, a इज इक्वल्स टू फाई, इसे हम बोल सकते हैं रिक्त समुच्चय। लेकिन अगर ये फाई ब्रैकेट में लग गया तो ये आ जाएगा एकल समुच्चय में, सिंगलेटन सेट। अर्थात एकल समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या एक हो। जैसे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो उसमें से हम क्या लिखेंगे, जो भी हैं हमारे नमो यानी नरेंद्र मोदी जी, तो इनके बारे में जब हम लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या है, सिंगलेटन है, मतलब एक ही प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय, तो जो रामनाथ कोविंद जी हैं, तो इनके बारे में भी जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो गए, सिंगलेटन सेट में आएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, अकेले ही हैं। ऐसा नहीं है दो दो प्रधानमंत्री हैं या दो दो राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह के जो समुच्चय होते हैं वो किस में आएंगे, एकल समुच्चय में आएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट का मतलब होता है परिभाषित या परिमित, परिमित, ठीक है ना, परिमित समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब सिंपल सा आप लगा सकते हो, जो कि मैंने जितने एग्जांपल आपको दिए, ठीक है। फाइनाइट सेट में आप सिंपल सा लिख सकते हो, जितने भी एग्जांपल मैंने आपको दिए। परिमित का मतलब होता है कि जिसकी लिमिट निर्धारित हो, जिसकी लिमिट क्या हो, निर्धारित हो, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोला जाए 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, तो ये लिमिटेड है ना। 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने लिख दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बोलूं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये तो हमें पता ही नहीं है कितनी प्राकृतिक है। भैया प्राकृतिक का मतलब वो होता है जिनकी गिनती की जा सके, जिनसे गिनती की जा सके। तो हमें तो डिफाइन ही नहीं ना, ये बहुत सारी प्राकृतिक संख्या है। अब आप अनंत भी नहीं लिखते हो, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सेट्स को इनफाइनाइट समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिमित या अपरिभाषित, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर आपको लिख दिया गया, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये बहुत ज्यादा होती हैं। सम संख्याओं का समुच्चय बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 10 तक की सम संख्याओं का समुच्चय, तो वो परिमित समुच्चय में आएगा, क्योंकि 10 तक ही सिर्फ हमें लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा समुच्चय जिसकी अंतिम सीमा हमें पता हो, क्या पता हो, अंतिम सीमा हमें पता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे 1 से 10 तक, तक वाला वर्ड अगर हमें मिल गया
तो ये लास्ट लिमिट हमें बता देता है। लेकिन हमने क्या बोला, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसका मतलब होता है ये अपरिमित समुच्चय है। क्या है? अपरिमित समुच्चय है। क्लियर? चलिए, तो इनफाइनाइट भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट, दोनों को देख लीजिएगा ध्यान से। तो इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इक्वल और इक्विवेलेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। इसे बोलते हैं समान समुच्चय, समान समुच्चय हिंदी में, ठीक है। और इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं, इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय। ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3, और फिर मैं बोलूं p इज इक्वल्स टू 3 2 1, ठीक है। और यहां पे a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड मैं बोलूं p इज इक्वल्स टू x y z, ठीक है। तो यहां पे समान समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या के साथ साथ, ध्यान से समझिएगा, अब इसमें कितने अवयव हैं? 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3। इसमें भी कितने? 1 2 3। और इसमें भी कितने हैं? 1 2 3। तो मैं क्या बोल रहा हूं, समान समुच्चय उसे कहते हैं जिनमें अवयवों की संख्या के साथ साथ वही अवयव पाए जाते हों। बिल्कुल वही अवयव पाए जाते हो। मैंने आपको बताया था सीक्वेंस से कोई मैटर नहीं करता है कि 1 2 3 लिखा है, 3 2 1 लिखा है, या 2 3 1 लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 3 2 1 के लिखने से कोई मतलब नहीं है, मतलब यही है कि वही अवयव हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समुच्चयों को समान समुच्चय कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा कि नंबर फर्स्ट इसमें क्या होना चाहिए कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और दूसरी चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है समुच्चयों की संख्या भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। बट जब आप इक्विवेलेंट में आते हो तो यहां पे केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है। क्या होता है? केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, यानी अवयवों की संख्या यहां भी 3 है और यहां भी कितनी है? 3 है। तो इस तरह से ये जो है, ये क्या है? ये 3 3 अवयवों की संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें एलिमेंट सेम है तो ये नहीं है, एलिमेंट यहां के सेम नहीं है। तो जो जिसमें ये दोनों पाए जाते हैं वो होता है समान समुच्चय, जिसमें केवल यही पाया जाता है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट समुच्चय। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए तो ये हो गया इक्विवेलेंट समुच्चय। अगर आप a इक्वल्स टू p लिख दिए तो इसे समान समुच्चय हम बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप लोग बताइएगा जरा ध्यान से। एग्जांपल्स में जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं a इक्वल्स टू, चलिए बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में, a इक्वल्स टू मैंने लिखा 2 4 6, ठीक है। और b इक्वल्स टू मैंने लिखा ए बी सी। तो ये किस तरह का समुच्चय है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। पहला। दूसरा बताइएगा, अगर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू सी डी ई, और फिर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू ई डी सी, तो ये किस तरह का समुच्चय है? पहला किस तरह का समुच्चय है, दूसरा किस तरह का समुच्चय है? तो जैसा कि आपको पता है, इसे हम कहते हैं पहले को तुल्य समुच्चय और दूसरे को हम क्या कहेंगे? समान समुच्चय। क्यों समान कहेंगे? क्योंकि भैया जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट यहां भी हैं। जो एलिमेंट है ई यहां है तो ई यहां है, डी यहां है तो डी यहां है, सी यहां है तो सी यहां है। तो जो एलिमेंट और जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब यहां है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? समान। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एलिमेंटों की संख्या समान है, यानी 3 लोग यहाँ हैं तो 3 लोग यहाँ हैं, लेकिन ए इसमें नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ना ही इसमें 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है। तो इस तरह से इसे हम सिर्फ तुल्य समुच्चय कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, सबसेट या यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।
जितने टाइप्स ऑफ मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं। सो ये वाला जो सेक्शन है सबसेट वाला, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस तरह से यूनियन के भी बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन के भी बारे में पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए आप लोग सब लोगों से विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच।